नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ और भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। बुलेटिन में हम आपको वायरल खबरें भी दिखाएंगे और खबरें आपके काम की भी होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 लाख करोड़ रुपए वाली गति शक्ति योजना को आज लॉन्च करेंगे। इसका मकसद बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण में आड़े आने वाली समस्याओं को दूर करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर का भी उद्घाटन किया जाएगा। पीएम गति शक्ति योजना कई मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इसके जरिए सभी विभाग एक केंद्रीकृत पोर्टल के जरिए एक दूसरे की परियोजनाओं पर नजर रख सकेंगे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 9.5% और 2022 में 8.5% की दर से बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नवीनतम आंकड़ों में यह अनुमान जताया गया। वहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था के इस साल 6% और अगले साल 5.2% की दर से बढ़ने का अनुमान। कई राज्यों में पैदा हुए बिजली संकट के बीच सरकार ने कोयला उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक अगले 5 दिनों में प्रतिदिन कोयला उत्पादन को 19.4 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन किया जाएगा। इस बीच कई शहरों में CNG और PNG के दाम बढ़ गए हैं। राजधानी दिल्ली में आज से CNG के दाम 49.76 रुपए प्रति किलो हो गए हैं, जबकि कानपुर, फतेहपुर और हमीरपुर में 66.54 प्रति किलो के हिसाब से CNG मिलेगी। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर बना हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। कांग्रेस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। पंजाब में संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू को तलब किया। इस सिलसिले में पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल के साथ सिद्धू की बैठक होगी। छठ पर्व मनाने को लेकर दिल्ली में सियासत गर्मा गई। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी और छठ पर्व मनाने के लिए सरकार से इस साल के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। कहा कि अगर इसी तरह से गिरफ्तारी होती रही तो इसके नतीजे खतरनाक होंगे और सभी को इसकी कीमत चुकानी होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आजादी के बाद से लोगों में वीर सावरकर के बारे में जानकारी का अभाव है। सावरकर पर लिखी पुस्तक के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि 2014 के बाद सावरकर का युग आ रहा है, तो ये सही है। राजधानी दिल्ली में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अशरफ अली को 14 दिन के लिए स्पेशल सेल की हिरासत में भेज दिया गया है। मोहम्मद अशरफ को दिल्ली के रमेश पार्क इलाके से गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अशरफ ने पाकिस्तान में ISI से ट्रेनिंग ली थी। राजस्थान के जोधपुर में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी का आरोप है। खबर के मुताबिक संदिग्ध शख्स हनी ट्रैप का शिकार हुआ और उसने आर्मी एरिया की गोपनीय जानकारी और तस्वीरें भेजी थी। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। NCB ने जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। NCB ने 2 अक्टूबर को एक हाई प्रोफाइल रेप पार्टी पर रेड की थी। इस मामले में अब तक 20 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। यूनिटेक के चंद्रा बंधुओं को तिहाड़ जेल में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 32 कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इस बारे में तिहाड़ जेल प्रशासन और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पत्र भेजा गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में उर्वरक की कालाबाजारी का मामला सामने आया। प्रदेश के किसानों को मिलने वाला खाद राजस्थान की सीमा से मध्य प्रदेश पहुंच रहा था। कोटा में किसानों ने इसका वीडियो बना लिया। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 खाद विक्रेताओं को लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने अफगानिस्तान के लोगों को तुरंत मानवीय सहायता उपलब्ध कराने का आह्वान किया। उन्होंने ड्रग्स आर्म्स की स्मगलिंग के खिलाफ संयुक्त लड़ाई पर भी जोर दिया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि ISI के चीफ की नियुक्ति में कानून का पालन होगा। फवाद चौधरी का बयान ऐसे समय में आया है जब इसे लेकर इमरान सरकार और पाकिस्तानी सेना के बीच मतभेद की खबरें हैं। नेपाल में एक भीषण सड़क हादसे में कम से कम 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। मोगू जिले से गमगड़ी जा रही एक यात्री बस 300 मीटर नीचे नदी में जा गिरी। दुर्घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर नेपालगंज पहुंचाया गया। रोजाना एस्पिरिन की खुराक लेने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम नहीं होता। अमेरिकी विशेषज्ञों के एक पैनल के मुताबिक एस्पिरिन से फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। पैनल ने कहा कि पहले हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक के ज्यादा जोखिम वाले लोगों को इसकी हल्की डोज लेने का सुझाव नहीं देना चाहिए। रूस में कल कोविड की वजह से 973 लोगों की मौत हो गई। महामारी की शुरुआत से अभी तक ये रूस में एक दिन में हुई कोविड
मरीजों की रिकॉर्ड मौत है। रूस में टीकाकरण अभियान अपने लक्ष्य से काफी पीछे है। संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आगे बढ़ते हुए सरकार ने 100 नए सैनिक स्कूलों के लिए मंजूरी दे दी है। इसके लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूलों को जोड़ा जाएगा। 2022-23 की शुरुआत में इन स्कूलों में 5000 स्टूडेंट्स को एडमिशन होगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत मिल रहे अच्छे नतीजों को देखते हुए सरकार ने इसे 2025-26 तक जारी रखने का फैसला लिया है। मिशन के दूसरे चरण के लिए 1,41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तय किए गए हैं, जो पहले चरण से 2.5 गुना ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। स्वामी दयानंद अस्पताल बीते 10 दिनों में डेंगू के 47 मामलों की पुष्टि हुई है और 1 की मौत हुई है। इस साल दिल्ली में डेंगू से अब तक करीब 500 मामले सामने आ चुके हैं। त्योहारी सीजन के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया है। इसके तहत दिल्ली पुलिस ज्यादा भीड़ वाले इलाकों, मॉल और बड़े बाजारों को टारगेट कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में कोविड रोकथाम के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दुर्गा पूजा के पंडालों में इस बार स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में कोविड जांच के लिए टीकाकरण तक की व्यवस्था की गई है। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की एक नई साजिश रची है और खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई आने वाले त्योहारों में कश्मीर में हिंदू मंदिर और भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। आईएसआई ने यूपी बिहार में अपने स्लीपर सेल को ऐसे अपराधियों की पहचान करने को कहा है जो पैसे लेकर जम्मू कश्मीर में हत्याओं को अंजाम दे सकें। खुफिया जानकारी मिली है कि आतंकी ऐसे हिंदू कारोबारियों को निशाना बना सकते हैं जो शोपिया में सेबों की खरीद के लिए गए हैं। इसके अलावा आईएसआई दूसरे राज्यों से कश्मीर में रोजी रोटी कमाने आए स्ट्रीट हॉकर्स को भी निशाना बनाने की साजिश रच रही है। तो भारत के खिलाफ यह साजिश एक बार फिर से पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है वो रच रही है और इस बार हिंदू कारोबारियों को निशाना बनाने की साजिश की जा रही है। इसके साथ ही जो हिंदू मंदिर हैं और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर अटैक की प्लानिंग इनकी तरफ से की जा रही है। तो वहीं श्रीनगर में आतंकियों ने जिस गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले की हत्या कर दी थी, बिहार में उसके बेटे ने आतंकियों से कहा है कि दम है तो सामने आकर हमारी सेना से लड़ो, छिपकर आम लोगों पर हमला क्यों करते हो। कश्मीर घाटी में आतंकी हाल ही में उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो अल्पसंख्यक हैं या फिर रोजी रोटी की तलाश में वो वहां पर पहुंचे हैं। बिहार के वीरेंद्र पासवान ऐसे ही एक आम आदमी थे जिन्हें आतंकियों ने मार गिराया और 7 लोगों के परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे। श्रीनगर में सड़क किनारे ठेले पर गोलगप्पे बेचने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की 5 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक आम इंसान जो रोजी रोटी की तलाश में बिहार से श्रीनगर आया था, आतंकियों ने डर का माहौल बनाने के लिए उसे जान से मार दिया। अब भागलपुर में उनका बेटा आतंकियों से कह रहा है कि दम है तो सामने आकर सेना से लड़ो। छुप कर क्यों वार करते हो? अगर दम है तुमको तो आमने सामने तुम हमारे सेना से लड़े। तुम छुप कर हमारे आम नागरिकों को मारते हो, क्या तुम साबित करना चाहते हो? कुछ नहीं होने वाला है। अगर दम है तुम मार का दूध पिया है तो हमारे सेना से लड़के दिखाओ। आतंकी भले ही छिपकर वार कर रहे हैं, सेना उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। वीरेंद्र पासवान की हत्या कर शोपिया शिफ्ट हो गया मुख्तार शाह नाम के आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया गया। वीरेंद्र पासवान 2 पैसे कमाने और परिवार का पेट भरने के लिए श्रीनगर गए थे। परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे। वो अपने पीछे पत्नी और 6 बच्चों को छोड़ गए। इतना मेहनत करके कमाते, बच्चा भी भूखे खाते। अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे बच्चा पाले? बेटा चाहिए नौकरी और बेटी से नीचे पढ़े लिखे थे। सरकार ने मदद करे हम लोग। गरीबी के चलते परिवार ने वीरेंद्र पासवान का अंतिम संस्कार श्रीनगर में ही कराने का फैसला लिया, क्योंकि शव पटना आ भी जाता तो वो उसे भागलपुर ले जाने में असमर्थ थे। पासवान दशहरे पर घर आने वाले थे। 10 अक्टूबर को ट्रेन की टिकट भी बुक थी, लेकिन उससे पहले उनकी हत्या की खबर आई। गोलगप्पे बेचने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या के दिन ही श्रीनगर में दवाई की पुरानी दुकान चलाने वाले माखन लाल बिंदु की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो कश्मीरी पंडित थे और 90 के दशक में भी उन्होंने श्रीनगर में ही रहने का फैसला किया था। घाटी में पिछले कुछ दिनों में अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग पड़ी है। आशंका है कि आम लोगों के बीच रहने वाले हाइब्रिड टेररिस्ट इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं आतंकियों के हमदर्दों को हिरासत में लेने पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती धमकी भरे अंदाज में कह रही हैं कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सैकड़ों की तादाद में लोगों को बंद किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है
और कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं जानना चाहती हूँ उन लोगों के नाम जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है, वो कहाँ के हैं, उनका कसूर क्या है, उनके खिलाफ सबूत क्या है। अगर वो इसी तरह से इन लोगों को पकड़ते रहेंगे तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि इसके नताइज बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे और शायद उसका जो खमियाजा है हम सबको भुगतना पड़ेगा। कश्मीर में आतंकी शिक्षा के मंदिर में घुसकर निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। 90 के दशक जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तब अल्पसंख्यक डर के माहौल में घाटी छोड़कर गए थे। वहीं सेना को पूरा जोर इस बात पर है कि ऐसा इरादा रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की एक चिट्ठी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यह चिट्ठी अगस्त के महीने में लिखी गई थी और इससे पाकिस्तानी सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी को भेजा गया और उन्हें संसद के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में बुलाया गया है। अब इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी पूछ रहा है कि जब पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो फिर निमंत्रण क्यों भेजा गया। कितनी अजीब टाइमिंग है। एक तरफ चीख पुकार है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों का पार्थिव शरीर घर पहुंचने वाला है। दूसरी तरफ इन सब के पीछे जो पाकिस्तान है, उसकी सीनेट के चीफ सादिक संजरानी को हिंदुस्तान आने का न्योता भेजा गया है। क्या सही समय लगता है? किसी को भी ये सही समय नहीं लगेगा। एक तरफ जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। क्या उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है? क्या जैसे चीन को क्लीन चिट दिया, ये पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे रहे हैं? ये क्या समय है इस तरह के गुडविल जेस्चर्स का? हम इसको बिल्कुल गलत मानते हैं। कांग्रेस का सवाल लाजमी है, क्योंकि न्योता किन परिस्थितियों में मिला, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान को न्योता दिया ही क्यों गया। हम कुछ और बातें आपको सुनाना चाहते हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से कही थी। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पीएम मोदी की ये बातें आप भूले नहीं होंगे। ये क्यों कहा गया, किसके लिए कहा गया, इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बड़ा अजीब लगता है कि प्रधानमंत्री जब यूएन में ये सारी बातें कह रहे थे, उससे लगभग महीने भर पहले पाकिस्तान के सीनेट अध्यक्ष सादिक संजरानी को भारत आने का न्योता भेजा गया, वो भी एक ऐसे समारोह के लिए जिससे देश की संसदीय परंपरा की गरिमा जुड़ी है। संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम होना है। इसके लिए लोकसभा स्पीकर ने पाकिस्तान के सीनेट अध्यक्ष सादिक संजरानी को निमंत्रण भेजा। ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी अगर आप इस ऐतिहासिक मौके पर गेस्ट ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। 4 और 5 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री होंगे, कई गणमान्य लोग होंगे। उस समारोह में एक ऐसा पाकिस्तानी बैठा होगा, तस्वीर इमेजिन करके ही अजीब लगता है। कहां एक तरफ सच्चे लोकतंत्र वाला मुल्क, उसका नुमाइंदा, उसी महफिल में पड़ोसियों की पीठ में छुरा घोंपने वाला, आतंक को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने वाला इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान का नुमाइंदा। अब सवाल तो बीजेपी से ही पूछा जाएगा कि जिस पाकिस्तान के नाम पर इतनी बातें, जिस पाकिस्तान को हमने दुनिया भर में एक्सपोज किया, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उसी पाकिस्तान को न्योता भेज दिया गया। मुझे ताज्जुब भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर रोज भारत के एक समुदाय को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, रोज पाकिस्तान को गाली देते हैं अपनी राजनीति के लिए। पाकिस्तान कश्मीर में आके आतंक फैला रहा है और आज आतंक बढ़ता जा रहा है। हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं और स्पीकर साहब वहाँ के सेनेट के चेयरमैन को दावत दे रहे हैं बिरयानी खिलाने के लिए। सवालों की झड़ी लगी है। निमंत्रण भेजे जाने के पीछे क्या बात है? क्यों हमारी पीएसी के 100 साल पूरे होने पर पाकिस्तान को गेस्ट बनाना जरूरी था? क्या वो पाकिस्तान हमारा अतिथि हो सकता है जिसकी वजह से हमारे जवानों की शहादत हो रही है? जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोग मारे जा रहे, इसका जवाब है नहीं। लेकिन कुछ दूसरे सवाल भी हैं। क्या ये निमंत्रण सरकार की जानकारी में था? स्पीकर की जानकारी से भेजा गया? इन सबका जवाब आना बाकी है। फिलहाल लोग यही कह रहे हैं कि कितनी अजीब टाइमिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में विपक्ष पर हमला करते हुए सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाया। दिल्ली में एक किताब के विमोचन के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि सावरकर को बदनाम करने के लिए एक मुहिम चली थी। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हिंदुओं की बात करने वालों को बदनाम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद मुहिम तेजी से चली है, जिसमें सावरकर भी थे। और इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने कहा कि इसके बाद स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और योगी अरविंद का नंबर है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। जैसा बताया गया बार बार कि सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य इनके पीछे, यानी हमारे पी परमेश्वरन जी थे, उनका एक लेख आगे आज ही मैंने पढ़ा, हमारे प्रफुल्ल जी ने मुझे दिया, तो उन्होंने इसी विषय पर लिखा है कि आज संघ और सावरकर पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा। क्योंकि जो भारत की वास्तविक राष्ट्रीयता है, उसका प्रथम उद्घोष इन तीनों ने किया है। तो दिवाली से पहले लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में आज से सीएनजी के दाम बढ़ दिए हैं और दिल्ली में सीएनजी के दामों में ₹2.28 प्रति किलो का इजाफा किया गया है। यानी आज से दिल्ली में 1 किलो सीएनजी के दाम ₹49.76 प्रति किलो के हिसाब से होंगे। और इसके अलावा घरों में इस्तेमाल होने वाला पीएनजी, जिससे आप खाना वाना बनाते हैं, अब वो भी अब महंगी हो गई है। आईजीएल ने पीएनजी के दामों में ₹2.10 का इजाफा किया है। अब आप ये देखिए, दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो ₹49.76 प्रति किलो, नोएडा में ₹56.02 प्रति किलो मिलेगा सीएनजी, और ग्रेटर नोएडा में ₹56.02, मतलब नोएडा ग्रेटर नोएडा एक ही बात है, और यहाँ पर ₹56.02 प्रति किलो आपको सीएनजी मिलेगा। अब बाकी के शहर देखिए, अजमेर में ₹65.02 प्रति किलो, पाली और कानपुर में भी यही दाम है, ₹65.02 प्रति किलो। यानी दिल्ली और एनसीआर से तो बहुत ज्यादा यहाँ पर रेट है। और वही हाल कुछ फतेहपुर का भी है, यहाँ पर भी ₹65 के लगभग किलो है। और हमीरपुर, मुजफ्फरपुर में भी ये करीब ₹66, हमीरपुर में ₹66.54 प्रति किलो सीएनजी मिलेगा। और आम बात है, अब ये अब लोगों के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि त्योहारों का मौसम भी है और ऐसे में रेट बढ़ गए हैं। मेरठ में देखिए ₹63.28 प्रति किलो मिलेगा, शामली में ₹63.28 वही रेट, और करनाल में ₹57.10 प्रति किलो, गुरुग्राम में ₹58.20 प्रति किलो, और गाजियाबाद में ₹56.02 प्रति किलो। ये रेट यहाँ पर हो गया है। आम आदमी पर महंगाई की मार, सीएनजी के दाम आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद हम पीएनजी के दाम भी आपको बता देते हैं कि पीएनजी के क्या हालात है। पीएनजी के दाम भी, उसके भी रेट बढ़ गए हैं, और गाजियाबाद, मुजफ्फरपुर, मेरठ, दिल्ली, नोएडा, शामली, करनाल, गुरुग्राम, सब जगह आप देखेंगे तो ये रेट अब बढ़ गए हैं। और आइए अब देखते हैं 1 मिनट में वो खबर जो आपके काम की है। कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली पहुंचने के बाद सिद्धू पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। ये मीटिंग कल शाम 6 बजे होगी। बताया जा रहा है कि ये बैठक पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन विस्तार को लेकर होगी, जिसकी जानकारी पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट के जरिए दी। अंदरूनी कला को दरकिनार करते हुए पार्टी अब पंजाब में होने वाले चुनाव पर फोकस कर रही है और इसे लेकर अब सिद्धू को साफ तौर पर हिदायत दी जा सकती है। वहीं अब तक संगठन विस्तार न करने पर सिद्धू से जवाब तलब भी हो सकता है। माना जा रहा है कि सिद्धू का बीते दिनों पंजाब के अध्यक्ष पद से दिया गया इस्तीफा अभी तक हाईकमान के पास ही है, जिसे अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। पिछले साल जनवरी में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में सभी इकाइयों को भंग कर दिया था। हालांकि इसके बाद सिद्धू ने इस साल जुलाई में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला, जिसके बाद से ही वहां पार्टी में घमासान मचा हुआ है। यहां तक कि इस खींचतान में अमरिंदर सिंह को अपनी सीएम की कुर्सी तक गंवानी पड़ी।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। नवरात्र के 7वें यानी सप्तमी के दिन उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में मां कालरात्रि की पूजा की और सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की। गौरक्षपीठ के जो भी पीठाधीश्वर रहे हैं, वो 9 दिनों तक वहां शक्ति की आराधना करते हैं। योगी आदित्यनाथ भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में भी कलश स्थापना की गई है। सीएम योगी भी नवरात्र का व्रत किए हुए हैं और वो रोज सुबह शाम शक्तिपीठ के पास दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दिल्ली में छठ पूजा मनाने पर लगी रोक के खिलाफ सियासत गर्माती जारी है। अब दिल्ली सरकार ने इस मामले में केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा और छठ पर्व को मनाने की इजाजत देने की मांग की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र भेजकर पर्व को मनाने की अनुमति और इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा है कि छठ उत्तर भारतीयों के लिए एक प्रमुख त्योहार है। पिछले साल कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए भारत सरकार के निर्देशों के तहत ही पूरे देश में छठ पर्व मनाने से संबंधित फैसले लिए गए थे। आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने को रोक लगाई गई है। इस मामले पर बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में एक दिन पहले दिल्ली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी घायल भी हुए थे। बीजेपी ने अगले 24 घंटे में छठ पर्व मनाने पर लगी रोक के फैसले को वापस लेने की मांग की है। घरेलू एयरलाइन में सफर करने वालों के लिए अच्छी और काम की खबर है। दरअसल अब 18 अक्टूबर से 100% यात्री विमान में यात्रा कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए इजाजत दे दी है। अभी तक ये सीमा 85% थी। सरकार के इस फैसले से त्योहारी सीजन में कस्टमर्स को आसानी से टिकट मिल जाएंगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक घरेलू विमान यात्राओं पर मई 2020 से कैप लगा हुआ है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर। दरअसल पीएफ खाता धारकों के बैंक खातों में जल्द ही ब्याज की रकम ट्रांसफर होने वाली है। सूत्र के मुताबिक ईपीएफओ जल्द ही अपने 6 करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में 2020-21 के लिए ब्याज ट्रांसफर करने की घोषणा कर सकता है। गौरतलब है कि सरकार पहले ही वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पीएफ पर 8.5% ब्याज ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर हरी झंडी दिखा चुकी है। श्रम मंत्रालय ने भी इस फैसले पर अपनी सहमति दे दी है। अब ईपीएफओ जल्द ही सब्सक्राइबर्स के खातों में 8.5% ब्याज की रकम जमा करेगा। चलिए यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। पीएम मोदी आज पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे और ये मास्टर प्लान रेलवे और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक मंच है, जिसके करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति देगा। पीएम गति शक्ति प्लान विभागों के अलग अलग रहकर काम करने की आदत को खत्म करेगा। सभी विभाग अब एक केंद्रीय पोर्टल के जरिए एक दूसरे की परियोजनाओं पर गहरी नजर रख सकेंगे। पीएम गति शक्ति से नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, साथ ही लॉजिस्टिक लागत भी घटेगी। भारत में अवसंरचना या बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण में पिछले कई दशकों से अनगिनत समस्याएं आड़े आती रही थी, जैसे कि सड़क बन जाने के बाद अन्य एजेंसियां भूमिगत केबल, गैस पाइपलाइन और भी कुछ बिछाने के लिए उसकी खुदाई कर देती थी। अब इससे न केवल लोगों को भारी असुविधा होती थी, परेशानी होती थी, फिजूल खर्ची भी होती थी, लेकिन अब सब में समन्वय होगा तो ये समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और मास्टर प्लान क्या है ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए 100 लाख करोड़ का नेशनल मास्टर प्लान है ये, जिसमें सभी में समन्वय बिठाया जाएगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने इसका ऐलान किया था। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में आपको बता रहे हैं। 16 मंत्रालय एक साथ जुड़ेंगे, समन्वय होगा इनमें, अच्छा एक मंच मिलेगा, बुनियादी परियोजनाओं को गति भी मिलेगी क्योंकि सभी एक दूसरे की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में स्पीड के साथ यहाँ पर काम होगा, जिसमें काफ़ी वक्त लगता था वो ऐसा नहीं होगा। अब सब लोग जब एक मंच पर जुड़ेंगे, समन्वय अच्छे से होगा, तो फिर जो परियोजनाओं की लागत है उसमें भी कमी होगी, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा, फिजूल खर्चा जैसे कहा जाता है। परियोजनाओं से जुड़ी एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ेगा, यानी एक काम बाद में होता है, दूसरा काम बाद में होता है, ऐसा नहीं है। अब कोई परियोजना अटकी नहीं रहेगी क्योंकि सभी की नज़र उस पर रहेगी। समन्वय, सभी मंत्रालयों के बीच में समन्वय बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसी का लाभ यहाँ पर मिलेगा। 2024-25 में पूरी होने वाली योजनाओं में
तेजी आएगी, यानी आप आगे के बारे में सोच के चल रहे हैं। और इसके साथ ही नए रोजगार के अवसर भी इस योजना की वजह से बढ़ेंगे, जो बहुत ज़रूरत भी है इस वक्त युवाओं के लिए कि उनको रोजगार के अवसर मिले। रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार की प्राथमिकता भी है, तो इससे नए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 100 लाख करोड़ से देश की गति भी मिलेगी। अब 6 स्तंभ क्या, ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहले व्यापकता, केंद्रीकृत पोर्टल में सभी विभागों की मौजूदगी होगी, यानी व्यापक तौर पर जितने भी मंत्रालय हैं, सभी विभाग हैं, सब एक साथ रहेंगे। दूसरा है प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी, अलग अलग विभाग मिलकर यहां पर काम करेंगे, देखेंगे कि प्रायोरिटी में सबसे पहले प्राथमिकता किसको देनी चाहिए। तीसरा, अधिकतम उपयोग, परियोजनाओं की योजना बनाने में मंत्रालयों की सहायता करेगा। चौथा स्तंभ है सामंजस्यीकरण, तालमेल जिसे हम कहा जा सकता है, सभी विभागों में तालमेल बनाने में यहां मदद मिलेगी। पांचवा स्तंभ क्या है, विश्लेषणात्मक, परियोजनाओं से जुड़ा डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, यानी आपको एक जानकारी लेनी है तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। गतिशीलता यानी स्पीड यहां पर होगी, तेजी के साथ काम होगा। सभी मंत्रालय एक पोर्टल पर परियोजनाओं की निगरानी कर सकेंगे और ऐसे में काम भी तेजी के साथ किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में घिरी बीजेपी अब कांग्रेस पर सियासत में सिलेक्टिव अप्रोच का आरोप लगा रही है और उसका कहना है कि राहुल और प्रियंका गांधी ऐसे राज्यों में हुई घटना पर तो तुरंत पहुंच जाते हैं जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन वैसी ही घटना कांग्रेस शासित राज्यों में हो तो वो चुप रहते हैं। लखीमपुर में मौन व्रत रखते हैं और राजस्थान में दलित की हत्या पर मौन रहते हैं। प्रियंका और राहुल गांधी जिस तेजी से लखीमपुर खीरी की हिंसा के बाद लखीमपुर पहुंचे, उसे लेकर बीजेपी अब सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस शासित राजस्थान में जब दलित को पूरी तरह पीट कर मारा गया, तब राहुल प्रियंका ने वहां जाने में तेजी क्यों नहीं दिखाई, अब तक वहां क्यों नहीं गए। सिलेक्टिव अप्रोच को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यूपी में मौन व्रत रखने वाली प्रियंका राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की हत्या पर मौन क्यों है। बीजेपी इसे सीधे सीधे सियासी फायदा देखकर बोलने और चुप रहने का मामला बता रही है। बीजेपी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान में ज्यादती के वीडियो भी दिखाए। एक दिन भी राहुल गांधी ने कोई ट्वीट योगेश जाटव पर नहीं किया, क्योंकि योगेश जाटव की यह गलती थी कि वो राजस्थान का दलित था, वो राजस्थान का निवासी था और राजस्थान में कांग्रेस का शासन है। वहीं राजस्थान में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल हनुमानगढ़ में पीड़ित परिवार से जाकर मिला। यहाँ पहुंचे बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने पूछा कि प्रियंका राहुल के मुंह से दलित की नृशंस हत्या पर एक शब्द भी क्यों नहीं निकला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ की लखीमपुर खीरी से तुलना पर भड़क गए हैं। वो ऐसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते। वो तो उनकी सरकार है वहाँ पर, तो वो वहाँ जाएंगे जो विपक्ष की या सत्तावादी सरकारें हैं। हमारे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, गृह मंत्री जी को आना चाहिए, जेपी नड्डा जी को आना चाहिए। देखिए जाके हनुमानगढ़ में क्या होगा, किस प्रकार क्यों घटना हुई, क्यों लिंचिंग हुई। हम तो उसकी निंदा करते हैं। हमने अविलंब कार्रवाई करी, उन सबको पकड़ लिया। बीजेपी राहुल और प्रियंका गांधी पर सिलेक्टिव अप्रोच रखने का आरोप लगा रही है। इस बीच नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यक्रम में पीएम ने भी सिलेक्टिव अप्रोच का जिक्र किया। हाल के वर्षों में मानव अधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। राजस्थान में दलित की बर्बर हत्या पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बोल रही। कांग्रेस के साथ आए गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने भी हनुमानगढ़ में दलित की हत्या को लेकर सवाल उठाए। जिग्नेश मेवाड़ी ने ट्वीट कर कहा कि ऐसी बर्बरता की कहीं भी इजाजत नहीं दी जा सकती। दरअसल पूरा मामला मानवता से अधिक अपना वोट बैंक संभालने और दूसरों के वोट बैंक में सेंध लगाने का है और सियासी पार्टियों की अप्रोच भी यही नजर आती है। रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो खबर जो आपके काम की है। दिल्ली एनसीआर वालों को आज से सीएनजी के ज्यादा दाम चुकाने होंगे क्योंकि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली समेत कई शहरों में सीएनजी के दाम बढ़ाने का फैसला किया है।
जिसके तहत आज से दिल्ली में सीएनजी का रेट 49.76 प्रति किलो हो गया है। अक्टूबर महीने में दूसरी बार सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 56 रुपए 2 पैसे और गुरुग्राम में 58 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम सीएनजी मिलेगी। मुजफ्फरनगर में सीएनजी के दाम 63 रुपए 28 पैसे प्रति किलो है, जबकि शामली, बेरठ में सीएनजी के दाम 63 रुपए 28 पैसे प्रति किलो है। इसी के साथ पीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। घरेलू एयरलाइन में सफर करने वालों के लिए अच्छी और काम की खबर है। दरअसल अब 18 अक्टूबर से 100% यात्री विमान में यात्रा कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए इजाजत दे दी है। अभी तक ये सीमा 85% थी। सरकार के इस फैसले से त्योहारी सीजन में कस्टमर्स को आसानी से टिकट मिल जाएंगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक घरेलू विमान यात्राओं पर मई 2020 से कैप लगा हुआ है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर। दरअसल पीएफ खाता धारकों के बैंक खातों में जल्द ही ब्याज की रकम ट्रांसफर होने वाली है। सूत्र के मुताबिक ईपीएफओ जल्द ही अपने 6 करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में 2020-21 के लिए ब्याज ट्रांसफर करने की घोषणा कर सकता है। गौरतलब है कि सरकार पहले ही वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पीएफ पर 8.5% ब्याज ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर हरी झंडी दिखा चुकी है। श्रम मंत्रालय ने भी इस फैसले पर अपनी सहमति दे दी है। अब ईपीएफओ जल्द ही सब्सक्राइबर्स के खातों में 8.5% ब्याज की रकम जमा करेगा। पश्चिम मध्य रेलवे ने कोटा, भोपाल सहित कई डिवीजन और वर्कशॉप में आईटीआई पास के लिए अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। 2226 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 10 नवंबर रखी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसके लिए 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। पश्चिम मध्य रेलवे में अप्रेंटिस भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 15 और अधिकतम 24 साल रखी गई है। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होगा।